आंकड़ों का पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण तथा सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण समझने के बाद अब हम समझेंगे इसका तीसरा प्रकार आंकड़ों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। क्या होता है ये? आंकड़ों को चित्रों द्वारा प्रस्तुत करना आंकड़ों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण कहलाता है। यदि आंकड़ों या समंकों को हम चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करें तो वह क्या कहलाता है? आंकड़ों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण। ठीक है, जिसमें कुछ डायग्राम या आरेख बनाए जाते हैं इस प्रकार से। ठीक, ये विभिन्न प्रकार के आरेख या डायग्राम हैं, इनके माध्यम से आंकड़ों को प्रदर्शित किया जा सकता है। इस प्रकार से आंकड़ों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है तथा उनको आसानी से समझा जा सकता है। आंकड़ों के आरेखीय प्रस्तुतिकरण किस किस प्रकार से हो सकते हैं, इसको समझने से पहले हम देखें कि ग्राफ पेपर क्या होता है। ग्राफ पेपर एक इस प्रकार का पेपर होता है जिसमें बहुत सारे चौकोर खाने बने हुए होते हैं। ये प्रत्येक खाना एक इकाई को प्रदर्शित करने के लिए होता है। बहुत ही आसानी से हम इसमें आरेखीय चित्र बना सकते हैं तथा किसी बिंदु की जो वास्तविक स्थिति है उसका पता हम बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। अब इस ग्राफ पेपर को हम और समझने का प्रयास करें। ये है एक्स अक्ष और यह एक्स अक्ष भुज भी कहलाता है। ठीक है, यह है वाई अक्ष और इसको हम कोटि भी कह सकते हैं। तो यह जो एक्स अक्ष या क्षैतिज रेखा है वह भुज कहलाती है और वाई अक्ष या ऊर्ध्वाकार रेखा क्या कहलाती है? कोटि। ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं जो कहलाता है ओ। इस प्रकार से यह ग्राफ पेपर 4 भागों में विभाजित हो चुका है। प्रत्येक भाग एक चतुर्थांश कहलाता है। चतुर्थांश यानी कि चौथा हिस्सा, ये कहलाएगा प्रथम चतुर्थांश। अब इसके अगर बाईं ओर हम चलें तो वह कहलाएगा द्वितीय चतुर्थांश, फिर तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो इस प्रकार से ये 4 चतुर्थांश हैं। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ही धनात्मक होते हैं। धनात्मक का अर्थ है आगे की ओर बढ़ना। अब द्वितीय चतुर्थांश में देखते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में भुज ऋणात्मक होती है और कोटि धनात्मक। यह है आगे बढ़ना, यह है पीछे हटना। अगर पीछे हटेंगे तो वो किस में आएगा? ऋणात्मक या माइनस में। तृतीय चतुर्थांश में देखें। तृतीय चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों के जो चिन्ह हैं वे ऋणात्मक होंगे। अब चतुर्थ चतुर्थांश में देखें। चतुर्थ चतुर्थांश में भुज धनात्मक होगा और कोटि ऋणात्मक। ये कुछ बिंदु हैं ए बी सी डी, ये 4 बिंदु हैं। चारों बिंदुओं में भुज और कोटि का निर्देशांक दिया हुआ है। इन निर्देशांकों की सहायता से इस ग्राफ पेपर पर हम बहुत ही आसानी से यह ज्ञात कर सकते हैं कि बिंदु की सही स्थिति कहाँ पर होगी। ठीक है, तो देखते हैं। एक्स निर्देशांक क्या होगा? भुज पर और वाई निर्देशांक कोटि पर। अब इस ए बिंदु की स्थिति को अगर हम देखें तो इसमें एक्स और वाई यानी कि भुज और कोटि दोनों ही प्लस में हैं। ठीक है, या धनात्मक हैं। तो ये कौन से चतुर्थांश के अंतर्गत आएगा? जिसमें दोनों ही चिन्ह धनात्मक हों। प्लस और प्लस कहाँ पर आएगा? इसमें आएगा, प्रथम चतुर्थांश में। तो यह स्पष्ट हो गया कि यह बिंदु प्रथम चतुर्थांश में होगा। अब इस बिंदु की सही स्थिति जानने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ इकाइयों की संख्या लिख लें। 1 से 5 तक हमने लिखी हुई है, वाई अक्ष पर भी और इधर एक्स अक्ष पर भी। इस +4 का मतलब है हम 4 इकाई तक इस भुज पर या एक्स अक्ष पर आगे बढ़ें। ठीक है, 1 2 3 4, 4 इकाई यहाँ पर आएंगी और कोटि इसमें कितनी है? +3। ठीक, तो इसका मतलब है अब 3 इकाई तक हम किधर बढ़ेंगे?
ऊपर की ओर, कोटि की ओर, 1 2 3, ठीक। और ये बिंदु कहाँ पे आएगा? इस प्रकार से हम इन इकाइयों को यहाँ अंकित कर लें। हमने 5 तक इकाइयाँ यहाँ पर अंकित की हुई हैं सभी चतुर्थांशों में। अब पहला बिंदु देखते हैं, a +4 और +3, ठीक। तो ये प्रथम चतुर्थांश में है, ठीक। +4 यानी कि भुज इसका 4 है, तो हम भुज की तरफ या x अक्ष की तरफ 4 इकाई तक आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4, ठीक है। यही चौथी इकाई। और कोटि की तरफ कितना आगे बढ़ेंगे? कोटि है इसकी +3, इसमें 1 2 3 तक आगे बढ़ेंगे। और इनको मिलाती हुई यदि हमने रेखा खींची तो ये इस बिंदु पर मिलेगी, है ना। तो ये जो बिंदु है A, इसके निर्देशांक +4 और +3 हैं। +4 मतलब 4 इकाइयों तक x अक्ष पर आगे बढ़े, और +3 मतलब 3 इकाइयों तक y अक्ष पर आगे बढ़े, ठीक है। भुज और कोटि, ठीक। तो इस A बिंदु की सही स्थिति ये है। इसी प्रकार अन्य बिंदुओं की स्थिति भी हम पता कर सकते हैं। B में क्या है? माइनस और प्लस, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक चिन्ह। तो ये कौन से चतुर्थांश में होगा? जहाँ पर भुज ऋणात्मक हो और कोटि धनात्मक। ये होगा द्वितीय चतुर्थांश में, जहाँ पे भुज या x निर्देशांक ऋणात्मक है और कोटि धनात्मक, ठीक। इस बिंदु की स्थिति इस द्वितीय चतुर्थांश में कहाँ होगी? -4, यानी कि हम भुज की ओर 1 2 3 4 तक बढ़ें, और कोटि की ओर कितना बढ़ना है? कोटि की ओर 2 तक बढ़ना है, 1 2, और ये बिंदु यहाँ पर आएगा, ठीक। -4 और +2। अब देखें सी बिंदु किस चतुर्थांश में होगा? यहाँ दोनों ही चिन्ह ऋणात्मक हैं, तो ये तृतीय चतुर्थांश में होगा, ठीक है, ठीक है। तो सी बिंदु पता चल गया। अब देखते हैं डी बिंदु किस चतुर्थांश में होगा? ये प्लस और माइनस हैं, तो ये चतुर्थांश में होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये बिंदु प्राप्त करते हैं। तो अब आप ये जान गए कि किस प्रकार से हम बिंदु की सही स्थिति पता करते हैं, ठीक है। यह आवश्यक नहीं है कि ग्राफ पेपर पे हम चारों ही चतुर्थांशों को बनाएं, ठीक। हम इस प्रकार से ग्राफ पेपर पर चित्र बना सकते हैं। अब बस हम आरेखीय चित्र पर आते हैं। विमाओं के आधार पर आरेखीय चित्रों के कई वर्ग हैं। यहाँ पर हम आरेखीय चित्रों के मुख्य 2 वर्ग देखते हैं। कौन कौन से हैं 2 वर्ग? एक विमा आरेखीय चित्र और द्विविमा आरेखीय चित्र। क्या होते हैं ये? एक विमा आरेखीय चित्र ऐसे आरेखीय चित्र जिनके बनाने में केवल एक ही विस्तार या ऊंचाई का प्रयोग किया जाता है, उन्हें एक विमा आरेखीय चित्र कहते हैं। विमा मतलब डायमेंशन। और द्विविमा आरेखीय चित्र क्या होते हैं? ऐसे आरेखीय चित्र जिनके बनाने में 2 विस्तारों, ऊंचाई तथा चौड़ाई का प्रयोग किया जाता है, उन्हें द्विविमा आरेखीय चित्र कहते हैं। आरेखीय चित्र 3 विमा और 4 विमा के भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल एक विमा आरेखीय चित्र और द्विविमा आरेखीय चित्र की ही बात करेंगे। देखते हैं कि कौन कौन से आरेखीय चित्रों का प्रयोग किया जाता है। आंकड़ों के आरेखीय प्रस्तुतिकरण में मुख्यतः निम्नलिखित आरेखों का प्रयोग किया जाता है। किन किन आरेखों का प्रयोग करते हैं? ज्यामितीय आरेख, बारंबारता आरेख और अंकगणितीय रैखिक आरेख। सबसे पहले देखें ज्यामितीय आरेख या ज्योमेट्रिक डायग्राम। ज्यामितीय आरेख में हम सबसे पहले देखते हैं दंड आरेख या बार डायग्राम। दंड आरेख वह आरेख होता है जिसमें हम आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए दंड या बार का प्रयोग करते हैं। इसको एक उदाहरण की सहायता से समझें। एक व्यक्ति ने अपनी 1000 रुपये की आय को निम्न मदों पर व्यय किया। राशन पर 500 रुपये, शिक्षा पर 300 रुपये और बचत पर 200 रुपये। ठीक है, इसके आधार पर हम एक दंडारेख बनाने का प्रयास करें। सबसे पहले OX अक्ष और OY अक्ष बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम इस Y अक्ष पर व्यय को लिख लें। 100, 200, 300, 400, 500 ये इकाइयाँ हमने यहाँ पर प्रदर्शित की हैं। ठीक, अब देखते हैं राशन पर कितना व्यय हुआ, 500 रुपये। तो राशन पर हुए व्यय को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे, इस X अक्ष से 500 इकाई तक एक
दंड या बार की हम रचना करेंगे, ठीक है, वह क्या कहलाएगा, राशन पर व्यय। ठीक, अब शिक्षा पर व्यय कितना हुआ, 300 रुपये। तो एक्स अक्ष से हम क्या करेंगे, 300 इकाई तक एक दंड आरेख बनाएंगे। इसी तरीके से बचत पर कितना व्यय हुआ, 200। तो इस यहाँ से हम 200 इकाई तक एक दंड आरेख बनाएंगे जो बचत को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से इन दंडों के माध्यम से हम इन आंकड़ों को प्रदर्शित कर सकते हैं। विशेषताएं देखें इसकी। दंड आरेख में केवल ऊंचाई का महत्व होता है। दंड आरेख ये है, इसमें क्या है, केवल ऊंचाई का महत्व है। ठीक, इसकी चौड़ाई कितनी हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी ऊंचाई ही प्रदर्शित करती है समअंक की सही मात्रा को। सामान्यतः दो दंड आरेखों के मध्य रिक्त स्थान अवश्य छोड़ा जाता है। ये जो दंड आरेख हैं इनके बीच में खाली जगह भी हम छोड़ते हैं। दंड आरेख सतत तथा विविक्त चर दोनों के लिए खींचे जा सकते हैं। चर हमारे चाहे सतत हों, ठीक, चाहे विविक्त चर हों, हम दंड आरेख दोनों के लिए खींच सकते हैं। अगला देखते हैं वृत्तारेख या पाई डायग्राम। ऐसा नाम से ही इसके स्पष्ट है कि एक वृत्त के रूप में हम यदि एक आरेख बनाएं आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए तो वह कहलाता है वृत्तारेख। अब यदि पिछले उदाहरण में दिए गए व्यय से वृत्त आरेख बनाना हो तो सभी मदों पर हुए व्यय को पहले निम्नानुसार अंशों में परिवर्तित करेंगे। अभी हमने पिछला जो उदाहरण देखा था जिसमें राशन पर 500 रुपये व्यय हुआ था, शिक्षा पर 300 रुपये और बचत पर 200 रुपये व्यय। यदि इस उदाहरण से हमें एक वृत्त आरेख बनाना हो तो हम क्या करेंगे, पहले इन आंकड़ों को अंशों में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, कुल आय कितनी है, 1000 रुपये। ठीक है, और जो वृत्त होता है उसका अंशों में कुल मान कितना होता है, 360 अंश। ठीक, तो 1000 रुपये हम मान लें 360 अंश। इसी के आधार पर राशन पर व्यय कितना है, 500 रुपये। अब इसको अंशों में व्यक्त यदि हम करें तो क्या करेंगे, 360 बटा 1000 जो कुल आय है गुणा 500 जो राशन पर व्यय है और 180 अंश में यह परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से हम शिक्षा पर जो व्यय हुआ था 300 रुपये उसको भी अंशों में व्यक्त कर लें। ठीक, 360 बटा 1000 जो कुल आय है और यहाँ बस केवल चेंज होगा, 500 की जगह 300 आ जाएगा और इसको अगर हल करेंगे तो 108 अंश आएगा। इसी प्रकार से बचत 200 रुपये, इसको अंशों में व्यक्त करें तो ये हो जाएगी 72 अंश। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो आंकड़े थे 500, 300, 200 इनको हमने क्या कर लिया, अंशों में परिवर्तित कर लिया है। तो अब इन आंकड़ों से हम एक वृत्त आरेख या पाई डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमने एक वृत्त बनाया। ठीक, ये इस वृत्त का कुल मान अंशों में कितना है, 360 अंश। ठीक है, अब देखें राशन पर व्यय, राशन पर व्यय कितना है, 180 अंश। ठीक, तो 180 अंश क्या हुआ, एक जो व्यास है उसको यदि हम खींचें तो एक तरफ का जो हिस्सा है वह 180 अंश होगा। ठीक, तो ये है राशन पर व्यय। आप ऐसे भी समझ सकते हैं क्या कि कुल आय कितनी थी, 1000 रुपये और राशन पर व्यय है 500 रुपये, यानी कि कुल आय का आधा। और इस वृत्त को हम कुल आय मान लें तो आधा 180 डिग्री हुआ, तो ये आधा क्या हुआ, राशन पर व्यय। ठीक है, अब देखते हैं शिक्षा पर व्यय कितना हुआ। शिक्षा पर व्यय है 300 रुपये या 108 अंश। अब एक इस यहाँ से अब इस बिंदु से 108 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचें। ठीक, तो वह क्या होगा, शिक्षा पर व्यय 300 रुपये। ठीक है, अब देखते हैं बचत पर व्यय। बचत पर जो बचा हुआ व्यय है वह बचत पर हुआ और इसको हम यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं, 72 अंश है ये। ठीक है, ये क्या है, बचत पर व्यय। तो इस प्रकार से ये कहलाएगा वृत्तारेख या पाई डायग्राम। इसको बनाने के लिए हमने आंकड़ों को पहले अंशों में परिवर्तित किया और उसके बाद ये पाई डायग्राम या वृत्तारेख बनाया। अब देखते हैं बारंबारता आरेख या फ्रीक्वेंसी डायग्राम। बारंबारता आरेख या फ्रीक्वेंसी डायग्राम क्या होते हैं, जिसमें जो
पद है उसकी बारंबारता भी दी हुई हो, है ना। तो उसके कैसे हम आरेख बनाएंगे। इसमें सबसे पहला आरेख बनेगा आयत चित्र या हिस्टोग्राम। आयत चित्र एक दो विमा वाला आरेख है जिसमें ऊंचाई और चौड़ाई दोनों का ही महत्व होता है। इसको भी एक उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करें। 30 विद्यार्थियों के किसी विषय में प्राप्तांक निम्नलिखित हैं। ये प्राप्तांक हैं और इधर विद्यार्थियों की संख्या या बारंबारता। अब इन प्राप्तांकों और बारंबारता के आधार पर हम एक आयत चित्र की रचना करें यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, OX और OY अक्ष की रचना करेंगे। तो यहाँ हमने 10, 20, 30, 40, 50 इस प्रकार से प्राप्तांक यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक, और Y अक्ष पर हम क्या लिखेंगे, विद्यार्थी संख्या। ठीक, विद्यार्थी संख्या अधिकतम कितनी है, 10 है। ठीक, तो हमने 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से ये विद्यार्थियों की संख्या लिख ली है। तो 0 से 10 तक प्राप्तांक कितने, 4 विद्यार्थियों को मिले हैं। तो ये एक आयत हो गया। अब देखें 10 से 20 तक प्राप्तांक कितने विद्यार्थियों को मिले हैं, 8 विद्यार्थियों को। तो 10 से 20 तक प्राप्तांक ये हो गए 8 विद्यार्थियों को। ठीक है, तो ये एक आयत हो गया। अब 20 से 30 तक प्राप्तांक 10 विद्यार्थियों को, 20 से 30 तक प्राप्तांक इसको ऊपर लेके जाएंगे 10 तक। ठीक है, तो ये एक आयत हुआ। अब 30 से 40 तक प्राप्तांक कितने विद्यार्थियों को मिले हैं, 6 को। ठीक, 30 से 40 तक जो प्राप्तांक हैं वे 6 विद्यार्थियों को। ओके, अब 40 से 50 जो प्राप्तांक हैं वे 2 विद्यार्थियों को मिले हैं। तो 40 से 50 प्राप्तांक ये 2 विद्यार्थियों को। इस प्रकार से ये एक आयत चित्र बन जाएगा जिसमें ऊंचाई का भी महत्व है और चौड़ाई का भी महत्व है, क्योंकि हम चौड़ाई भी इसकी समान ही रखेंगे। दंड चित्र में चौड़ाई का महत्व नहीं होता, लेकिन आयत चित्र में चौड़ाई का भी महत्व होता है। इसकी विशेषताएं देखें। आयत चित्र एक द्विविमीय आरेखीय चित्र है जिसमें ऊंचाई के साथ चौड़ाई का भी महत्व होता है। इसमें वर्ग सीमाओं के अंतराल को x अक्ष पर तथा बारंबारता को y अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वर्ग सीमा ये हैं प्राप्तांक, इसको कहाँ प्रदर्शित किया है, x अक्ष पर, और बारंबारता जो है, और बारंबारता क्या है, ये विद्यार्थियों की संख्या, इसको कहाँ प्रदर्शित किया है, y अक्ष पर। ठीक है, आयत चित्र सतत चरों के लिए खींचा जाता है, विविक्त चरों के लिए नहीं। सतत चर जैसे 0 से 10, 10 से 20, ठीक है, तो इनके लिए ही आयत चित्र का निर्माण किया जाता है। विविक्त चरों के लिए आयत चित्र का निर्माण नहीं किया जाता। सभी आयत साथ साथ होते हैं, इनके बीच खाली स्थान नहीं होता है। दंड चित्र में हमने क्या देखा था कि खाली स्थान हो सकता है दंडों के बीच, लेकिन आयतों के बीच खाली स्थान नहीं होता है। आयत चित्र बारंबारता वितरण के बहुलक मान को भी दर्शा सकता है। आयत चित्र की एक विशेषता यह है कि इससे हम बहुलक भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, किस प्रकार से, बहुलक क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। यहाँ बारंबारता या विद्यार्थी संख्या 10 सर्वाधिक है, जो कि इस वर्ग की है 20 से 30 वाले। ठीक है, तो बहुलक इसी के बीच में कहीं पर होगा, 20 से 30 के बीच में कहीं पर। इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, 20 से 30 वाला जो वर्ग है उससे पिछले वर्ग से और उसके पिछले और उसके अगले वर्ग से हम इस पर इस प्रकार से रेखाएं खींच दें। ठीक, और इन रेखाओं को जो मिलाने वाला बिंदु है उससे x अक्ष पर एक लंब डालें या एक ऊर्ध्वाकार रेखा खींचें, तो यहाँ पर हमें बहुलक ज्ञात हो जाएगा। देखते हैं बारंबारता बहुभुज या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बारंबारता बहुभुज एक ऐसा आरेख है जिसमें हम बारंबारताओं के आधार पर एक बहुभुज का निर्माण करें। क्या होता है ये, इसको एक उदाहरण की सहायता से समझें। 30 विद्यार्थियों के किसी विषय में प्राप्तांक निम्नलिखित हैं। जो अभी हमने उदाहरण देखा था उसी के आधार पर सबसे पहले हमने एक आयत चित्र बनाया। अब हमें क्या बनाना है, बारंबारता बहुभुज। तो सबसे पहले हमने आयत चित्र बना लिया। अब बारंबारता बहुभुज कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम शून्य पर एक बिंदु लगा लें। ठीक है, उसके बाद जो आयत चित्र हैं उनके बिल्कुल मध्य में एक बिंदु लगाएं। ठीक है, 0 से 10 वाला जो आयत चित्र है इसके मध्य में हमने एक बिंदु लगा लिया। इसी प्रकार यहाँ पर इसके मध्य भी एक बिंदु लगाया
इन सारे आयतों के मध्य में एक बिंदु लगा लेंगे और जो आखिरी आयत चित्र है उसके अंत में भी एक बिंदु लगाएंगे। अब इन सारे बिंदुओं को यदि हम मिला दें तो क्या बन जाएगा? बारंबारता बहुभुज। ये कहलाएगा बारंबारता बहुभुज, जो कि एक वक्रता लिए हुए आरेख होता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। बारंबारता बहुभुज आयत चित्र से व्युत्पन्न किया जाता है। हमने क्या किया? पहले आयत चित्र बनाया। ठीक, आयत चित्र के बाद फिर इसमें के मध्य बिंदुओं पर बिंदु लगाकर एक बारंबारता बहुभुज बनाया। आयत चित्र के ऊपरी छोर के मध्य बिंदुओं को जोड़कर बारंबारता बहुभुज का निर्माण किया जाता है। पहले तथा आखिरी आयत पर बारंबारता बहुभुज को छोर से भी मिला दिया जाता है। ठीक है, हमने इन मध्य बिंदुओं पर बिंदु लगाए और पहले और आखिरी आयत के छोरों को भी मिलाया। तो यह है बारंबारता बहुभुज। इस प्रकार से विभिन्न आरेखों को बनाकर हम आंकड़ों को बहुत ही सुंदर प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस भाग में हमने क्या जाना? आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण क्या होता है, उसका अर्थ तथा उसके प्रकार कौन कौन से हैं, जिसमें हमने पाठविषयक प्रस्तुतिकरण, सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण तथा आरेखीय प्रस्तुतिकरण के बारे में जाना। गृह कार्य अभ्यास प्रश्न में आपको करना है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किसे कहते हैं तथा इसके प्रकार कौन से हैं, सारणी के भाग कौन से होते हैं, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से एक आयत चित्र तथा बारंबारता बहुभुज बनाओ। ये एक बारंबारता सारणी है, ठीक, जिसमें प्राप्तांक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 तक हैं और बारंबारता या विद्यार्थियों की संख्या 3, 6, 12, 9 और 7 है। इसके आधार पर आपको क्या करना है? एक आयत चित्र तथा उसके बाद उसी आयत चित्र पर एक बारंबारता बहुभुज भी बनाना है। इस पुस्तक के अगले भाग में हम क्या जानेंगे? पार्ट 5 केंद्रीय प्रवृत्ति की माप।